नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल बेस्ट एजुकेशन पर। दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि होंगे दोस्तों आपके सामान्य हिंदी से, हिंदी व्याकरण से। दोस्तों हिंदी व्याकरण के मॉक टेस्ट नंबर हमारा 34 है। इससे पहले हमने 33 मॉक टेस्ट लगा लिए हैं, 33 क्लासेस कर ली हैं। दोस्तों अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनका मैं लिंक दोस्तों दे दूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सारे जितने भी हमारे मॉक टेस्ट हैं सभी में दोस्तों क्वेश्चंस हमारे सेलेक्टेड हैं। सेलेक्टेड क्वेश्चंस को ही करा रहा हूँ मैं दोस्तों आपके लिए। क्वेश्चंस प्लस कॉन्सेप्ट दोनों को हम दोस्तों क्लियर करते चल रहे हैं, तो आप लोग जरूर देखिएगा। कोई भी नोट्स कहीं से भी अब लास्ट समय में खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, आपने मॉक टेस्ट ही लगा लिए तो आप लोग 37 में से 37 ही क्वेश्चन करके जाएंगे, क्योंकि दोस्तों प्रत्येक मॉक टेस्ट में हम दोस्तों कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते गए हैं। तो आप लोग ज़रूर देखिए, जितने भी वीडियो हैं पुराने सभी को ज़रूर देखिएगा। लगातार 33 क्लासेज हम कंटिन्यू कर रहे हैं, 33 दिन हो गए। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ज़रूर देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए रामबाण है, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों अंतिम समय चल रहा है, हमारा अंतिम समय है, क्योंकि आज दोस्तों तारीख हो गई हमारी 14। ठीक है दोस्तों, आज हमारी 14 तारीख है। आप हमारे पास मात्र ही 3 दिन बचे हैं, 17 और 18 में दोस्तों हमारे पेपर हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग अच्छे से तैयार कीजिए, अंतिम तैयारी के लिए जुड़े रहिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों इसमें भी हम 40 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि 40 में से कितने क्वेश्चंस को सही किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो में पूरा बने रहिए एंड तक। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों हमारा समास से। ठीक है, देश प्रेम में कौन सा समास है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, देश प्रेम में कौन सा समास हो जाएगा हमारा? अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्विगु या फिर बहुब्री? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों हमारी समासों की जो संख्या होती है, जो हमारे 6 प्रकार के समास होते हैं। ठीक है दोस्तों, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुब्री समास, द्वंद्व समास और दोस्तों कर्मधारय समास, ये हमारे 6 प्रकार के समास होते हैं। तो यहाँ पूछा है हमसे दोस्तों देश प्रेम। जब हम दोस्तों देश प्रेम का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? देश के लिए प्रेम। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? देश के लिए प्रेम। यहाँ पर दोस्तों के लिए संप्रदान कारक की विभक्ति का लोप हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा कौन सा समास हो जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तत्पुरुष समास क्या होता है? जिसका दोस्तों दूसरा पद प्रधान होता है और दोस्तों पहला पद इसका गौण होता है, और दोस्तों इसमें आपकी विभक्ति यूज होती हैं। ठीक है दोस्तों, सभी विभक्ति पर आधारित होता है ये आपका तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देश प्रेम में दोस्तों हमारा कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। चलिए दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन को हम दोस्तों डिफाइन करते चलेंगे अच्छे से, कॉन्सेप्ट भी दोस्तों हम क्लियर करते चलेंगे। तो वीडियो कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताना, और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी भाई सभी बहन ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं वीडियो के लिए, और वीडियो को लाइक करें। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? निम्न में से कौन सा देशज शब्द है? दोस्तों देशज शब्द पूछा है हमसे, पवन, जल, कर्ण या फिर चप्पल? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? देशज शब्द दोस्तों इनमें से कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, चप्पल। दोस्तों चप्पल जो होता है ये हमारा दोस्तों देशज शब्द होता है। देशज शब्द कौन से होते हैं? तो दोस्तों देशज शब्द वे शब्द होते हैं जो हमारे दोस्तों देसी भाषा के, स्थानीय भाषा के होते हैं। अपनी अपनी सबकी स्थानीय भाषा होती हैं, तो वही जो स्थानीय भाषा में उपयोग होते हैं वही हमारे देशज शब्द होते हैं। ठीक है, देशज का मतलब होता है दोस्तों देश में जन्मा, मतलब हमारे भारतीय भाषा के। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पवन हो गया, जल हो गया, कर्ण हो गया, ये हमारे कैसे शब्द हैं? तो दोस्तों ये हमारे तत्सम शब्द हैं। कैसे हैं दोस्तों हमारे ये दोस्तों हमारे तत्सम शब्द हैं। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा के ज्यों के तो हिंदी में प्रयोग होते हैं, उनका रूप नहीं बदला जाता। ठीक है, वो हमारे तत्सम होते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पर दोस्तों नहीं है पूछा है, इस पर ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, चक्षु, लोचन, अच्छी या फिर चीर? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अंतिम समय की तैयारी के लिए जुड़े रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए। अंतिम समय है हमारा, जितना प्रैक्टिस कर लेंगे, जितने क्वेश्चंस लगा लेंगे उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग इधर उधर ना बैठ के एक एकाग्रता अपनी बनाए रखें, लास्ट समय में अपनी तैयारी को
जितना भी है आपके पास उसमें से ही तैयारी करें, ठीक है। ऐसा नहीं कि नया कोर्स ले लूँ, इससे ले लूँ, उसमें 10,000 रुपये खर्च कर दूँ, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मेरे जितने भी मॉक टेस्ट हैं आप लोग सभी देख लिए तो आप 37 में से 37 ही क्वेश्चन करके आएंगे, क्योंकि दोस्तों मैंने प्रत्येक क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराया है। 1 महीने से लगातार आप लोगों के लिए मैं सेवा में हाजिर हूँ, तो आप लोग चैनल पर बने रहिए, अंतिम समय की तैयारी के लिए ज़रूर जुड़े रहिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं किया अपना हॉल टिकट तो कर लीजिए, प्रवेश पत्र आ चुके हैं, डाउनलोड हो रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चीर, चीर जो होता है दोस्तों ये आपका कपड़े का पर्यायवाची है, ठीक है दोस्तों। ये कपड़े का पर्यायवाची होता है चीर। चक्षु, लोचन और दोस्तों अच्छी, ये हमारे आँख के पर्यायवाची हैं, इनको आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो हमसे पूछा है नहीं है तो यही हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में से आगत ध्वनि है। आगत ध्वनि पूछिए हमसे, आ, का या फिर ओ। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगत ध्वनि, आगत ध्वनि का मतलब होता है दोस्तों बाहर से आई हुई, ठीक है दोस्तों, बाहर से आया हुआ शब्द। तो दोस्तों आगत जो शब्द है हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। ओ जो है दोस्तों ये आगत ध्वनि है। आगत मतलब बाहर से आया हुआ। दोस्तों ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि इससे बनते हैं, जैसे आपका टॉफ़ी हो गया, कॉफ़ी हो गया, है ना, इस प्रकार से। तो ये हमारा आगत ध्वनि है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है जेब कतरा में कौन सा समास है। प्रत्येक चैप्टर से आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। मेरा जो उद्देश्य है वो दोस्तों ये है कि प्रत्येक चैप्टर आपको बार बार रिपीट कराया जाए, जिससे कि आप लोग अच्छे से क्वेश्चंस को करके आएँ, ठीक है दोस्तों। जेब कतरा में कौन सा समास है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। अव्ययभाव, बहुव्रीहि, द्वंद्व या फिर तत्पुरुष। बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जेब कतरा में दोस्तों जब इसका हम समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, जेब को कतरने वाला। तो दोस्तों यहाँ पर को विभक्ति का लोप हो रहा है, और को विभक्ति किसकी होती है दोस्तों, ये हमारी कर्म कारक की होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। जहाँ पर विभक्ति का उपयोग होगा वहाँ दोस्तों आपका तत्पुरुष समास होगा ही होगा, ठीक है। तत्पुरुष समास में आपका उत्तर पद प्रधान होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तत्पुरुष समास, जेब को कतरने वाला अर्थात जेब कतरा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाते हैं। दोस्तों क्या कहलाते हैं, संस्कृत के ऐसे शब्द जिनको हम बिना रूप परिवर्तित किए ज्यों का त्यों हम हिंदी में उपयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाते हैं तत्सम, तद्भव, देशज या फिर विदेशज। बताइए दोस्तों ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। कैसे होते हैं वो, तत्सम शब्द होते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या कहलाते हैं, तत्सम। तद्भव हमारे दोस्तों ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा के तो होते हैं लेकिन उनका हम रूप परिवर्तित करके हिंदी में प्रयोग करते हैं। देशज दोस्तों हमारी स्थानीय भाषा या भारतीय भाषा होती है, भारतीय स्थानीय भाषा के होते हैं, वे हमारे देशज शब्द कहलाते हैं। विदेशज दोस्तों जो दूसरी भाषा के हैं, दूसरे देश के हैं, जैसे अंग्रेजी हो गए, अरबी हो गए, फारसी हो गए, वो हमारे विदेशज शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, तत्सम, ठीक है दोस्तों। कैसे शब्द होते हैं वे, तत्सम। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं वह दोस्तों हमारे तत्सम कहलाते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। ऑप्शन ए है संज्ञा, ऑप्शन बी है क्रिया, ऑप्शन सी है विशेषण या फिर ऑप्शन डी है सर्वनाम। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कृदंत प्रत्यय दोस्तों किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, क्रिया के साथ, ठीक है दोस्तों। कृदंत प्रत्यय जो है दोस्तों ये क्रिया के साथ जुड़ते हैं। कृदंत प्रत्यय कौन से होते हैं, जो प्रत्यय क्रिया के धातु के रूप के बाद लगते हैं तथा इनके प्रयोग से संज्ञा और विशेषण शब्दों का निर्माण होता है, वही दोस्तों हमारे कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे चिल्लाना, ठीक है दोस्तों, चिल्लाना में दोस्तों आहट क्या लगा दें हम, प्रत्यय लगा दें तो क्या हो जाएगा, चिल्लाहट, इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है अशोक के फूल निबंध के लेखक कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अशोक के फूल निबंध के लेखक कौन है। महादेव वर्मा, प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर विष्णु प्रभाकर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है दोस्तों, साहित्य से है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अशोक के फूल दोस्तों निबंध के लेखक कौन है, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए।
तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, अशोक के फूल जो है दोस्तों ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है टे वर्ग का उच्चारण स्थान है। टे वर्ग का उच्चारण स्थान दोस्तों क्या है? ये आपको वर्णमाला से आ गया। वर्णमाला का एक कंप्लीट वीडियो मैंने बनाया है, आप उसको जाके देखिए, चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरी एक ही वीडियो में मैंने वर्णमाला कंप्लीट कर दी है दोस्तों। थ्योरी का भी वीडियो है वर्णमाला का, लेक्चर का, और वैसा भी है क्वेश्चंस वाला, दोनों को जाकर के देखिए, आपकी वर्णमाला कंप्लीट हो जाएगी। वर्णमाला से अगर कोई क्वेश्चन आया तो निकलेगा नहीं। ठीक है, तो टे वर्ग का उच्चारण स्थान है कंठ, तालु, ओष्ठ या फिर मूर्धा। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों वर्ग जो होते हैं हमारे 5 वर्ग होते हैं। ठीक है दोस्तों, कितने होते हैं? 5 वर्ग। कौन कौन से होते हैं? कै वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, तय वर्ग और दोस्तों पै वर्ग। ये हमारे 5 वर्ग होते हैं। इनको हम याद कर सकते हैं कचट तप, कचट तप ऐसे करके। तो दोस्तों कै वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो दोस्तों कंठ होता है। क्या होता है दोस्तों? कंठ। चे वर्ग का तालु, टे वर्ग का दंत, तय। ठीक है, टे वर्ग का क्या होता है दोस्तों हमारा? टे वर्ग का जो होता है हमारा दोस्तों वो मूर्धा होता है। इसको यहाँ पे याद रखिएगा, मूर्धा होता है। क्या होता है दोस्तों? मूर्धा। तो मूर्धा लगाएंगे। और तय वर्ग का दंत होता है और पै वर्ग का हमारा ओष्ठ होता है। ये आप अच्छे से याद रखिएगा। कै वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। चे वर्ग का क्या होता है दोस्तों? तालु होता है। टे वर्ग का मूर्धा और तय वर्ग का दंत और पै वर्ग का ओष्ठ। इनको आप याद रखिएगा। 5 वर्ग होते हैं, प्रत्येक में 5 वर्ण होते हैं, तो हमारे 25 वर्ण होते हैं। 25 वर्ण जो होते हैं हमारे वो स्पर्शी व्यंजन स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, 25 वर्ण का से लेकर के माँ तक के। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। टे वर्ग का उच्चारण क्या हो जाएगा दोस्तों? मूर्धा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं दोस्तों ये 25 वर्ण। क्वेश्चन नंबर 10 है तुलसीदास किसकी कीर्ति है? तुलसीदास किसकी काव्य कीर्ति है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तुलसीदास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद या फिर इनमें से कोई नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि तुलसीदास पूछी है, तुलसीदास इसमें दिया हुआ है ऑप्शन में, तो बहुत सारे बच्चे तुलसीदास को ही लगा करके चले आते हैं कि तुलसीदास कीर्ति है तो तुलसीदास की ही होगी, है ना, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। सूरदास जो कीर्ति है वो दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इसको तैयार कीजिएगा। कई बार पूछा गया है, यूपी टेट में पूछा गया है 2018 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ब्राह्मी, देवनागरी, खगोष्ठी या फिर गुरमुखी। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों हिंदी जो लिखी जाती है वो दोस्तों देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। गुरमुखी दोस्तों ये पंजाबी भाषा की लिपि है और दोस्तों अंग्रेजी भाषा की रोमन है, इसको भी आप याद रखिए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर हम सर्वनाम खत्म कर लेंगे पूरा चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 12, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6, 5, 7 या फिर 4। बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जरूर तैयार कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। 6 भेद होते हैं। ठीक है दोस्तों, कितने होते हैं? 6 भेद। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? तो पहला होता है हमारा दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक, चौथा है संबंधवाचक, पांचवा है प्रश्नवाचक और छठा है हमारा निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक के दोस्तों 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से दोस्तों? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और दोस्तों आपका अन्य पुरुष। ठीक है दोस्तों, आपका अन्य पुरुष, ये हमारे 3 भेद होते हैं पुरुषवाचक के। उत्तम पुरुष के अंतर्गत दोस्तों मैं, हम, मेरे इस प्रकार के आते हैं। उत्तम पुरुष का मतलब है मैं, प्रथम पुरुष, ठीक है, जिसको हम वक्ता बोलते हैं। मध्यम पुरुष तू, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप, मध्यम पुरुष के अंतर्गत आप आते हैं। वक्ता हूँ मैं, आप हैं श्रोता, तो श्रोता को हम मध्यम पुरुष भी कहते हैं। अन्य पुरुष जो दूर है, वह, वे, उसे, है ना, दूर के लिए लगाते हैं, वो हमारा अन्य पुरुष हो जाता है। इस प्रकार से तो सर्वनाम हमारे दोस्तों 6 प्रकार के होते हैं, अच्छे से उनको याद कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है अपना पराया में कौन सा समास है?
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अपना पराया में कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधार या फिर बहुब्री? बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? तो दोस्तों अपना पराया में दोस्तों समास हो जाएगा हमारा द्वंद्व समास। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोस्तों दोनों ही पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? दोनों पद दोस्तों यहाँ पर प्रधान होते हैं। ठीक है, अपना और पराया, इसमें दोस्तों बीच में या तो और आएगा या फिर या आएगा। ठीक है, अपना और पराया या फिर अपना या पराया, और दोनों ही पद हमारे प्रधान होते हैं। तो कैसा हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, द्वंद्व समास। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। वाक्य में अलंकार पूछा है दोस्तों, अनुप्रास अलंकार, श्रेष्ठ अलंकार, यमक अलंकार या फिर उपमा अलंकार? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यमक अलंकार। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यमक अलंकार। ठीक है दोस्तों, यमक अलंकार क्या होता है? काव्य में जब काव्य में एक ही शब्द बार बार आए और दोस्तों अर्थ उसका हमेशा हर बार भिन्न हो, वही हमारा दोस्तों यमक अलंकार हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर 3 बेर, यहाँ पर बेर जो शब्द है ये दोस्तों 2 बार आया है। कितनी बार आया है? 2 बार। तो प्रथम बेर का जो मतलब है दोस्तों 3 समय खाती है, वो मतलब 3 टाइम खाती है। ठीक है दोस्तों, और दूसरे का क्या है? दूसरे का मतलब है फल। बेर जो होता है हमारा बेर फल, उसको केवल 3 ही फल खाती है। पहले वो 3 बार खाती थी खाना, है ना, अब केवल क्या कर रही है? 3 बेर खाकर ही काम चला रही है। 3 बेर मतलब 3 फल खाकर बेर हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों बार अर्थ हमारा भिन्न हो रहा है। बार बार आया है शब्द काव्य में, कोई शब्द बार बार आए और अर्थ हमेशा भिन्न हो, तो वही हमारा क्या हो जाता है? यमक अलंकार हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? यण संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि या फिर दीर्घ संधि? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दोस्तों बात करें हम मुख्य रूप से संधियों की, तो मुख्य संधि जो होती है हमारी वो 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है दोस्तों, स्वर संधि, व्यंजन संधि और दोस्तों विसर्ग संधि। ये दोस्तों हमारी 3 प्रकार की संधियाँ होती हैं। स्वर संधि के दोस्तों हमारे 5 भेद होते हैं। ठीक है दोस्तों, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और दोस्तों अयादि संधि। ये स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। तो हमसे पूछा है दोस्तों इत्यादि में कौन सी संधि होगी? तो दोस्तों इत्यादि का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? इति धन आदि। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? इति धन आदि। ठीक है, इति धन आदि। इसका दोस्तों ई, इसका ई और दोस्तों इसका हमारा बड़ा आ मिलकर के क्या हो रहा है दोस्तों? या हो रहा है, या हो रहा है। ये किसका उदाहरण है? तो दोस्तों ये हमारा यण संधि का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, किसका है? यण संधि का। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इत्यादि में कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, कवि का स्त्रीलिंग है। हमसे पूछा है दोस्तों कवि का स्त्रीलिंग। ये क्वेश्चन दोस्तों आपको शुद्ध वर्तनी में भी आ सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है क्योंकि वर्तनी में बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है, इसलिए इसको बार बार रखते हैं वो लोग। ठीक है, तो कवि में किसका, कवि में कौन सा स्त्रीलिंग, कवि का स्त्रीलिंग कौन सा होगा? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, कवयित्री। ठीक है, कवयित्री इस प्रकार से लिखेंगे इसको। शुद्ध वर्तनी में भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। और कवित्री होता है स्त्रीलिंग। ठीक है, कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रेम सागर किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रेम सागर किसकी रचना है? तो दोस्तों ये लल्लू लाल की रचना है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, हिंदी का पहला पत्र है। तो दोस्तों हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? उद्दंत मार्तंड, इतिहास, तिमिरनाशक, बनारस अखबार या फिर हरिश्चंद्र मैगनीज? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, उद्दंत मार्तंड। उद्दंत मार्तंड जो है दोस्तों ये एक साप्ताहिक अखबार है। ठीक है दोस्तों, कैसा है? साप्ताहिक पत्र है दोस्तों ये हमारा। और दोस्तों इसकी जो स्थापना हुई थी इसकी 30 मई 1966 में हुई थी, ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल, प्रकाशन हुआ था इसका, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल
करेक्ट हो जाएगा उद्दंत मार्तंड। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमसे पूछा है हिंदी का पहला पत्र, तो उद्दंत मार्तंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। जो व्यर्थ की बातें करता है, उसके लिए दोस्तों हमें एक शब्द चुनना है। जो व्यर्थ की बातें करता है, बहुभाषी, बाचाल, कुवक्ता या फिर बाकपटु। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जो व्यर्थ की बातें करता हो, इसके लिए दोस्तों हमें एक शब्द चुनना है। प्रत्येक चैप्टर से क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, तो वीडियो कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो को दोस्तों पूरा वॉच करना, कोई किसी भी क्वेश्चन को आप लोग स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए हम दोस्तों डेफिनेशन भी तैयार करके बता रहे हैं आप लोगों के लिए, डेफिनेशन भी बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करा रहे हैं। तो प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो प्रत्येक क्वेश्चन को लगाइए, कमेंट करके जरूर बताइए आपने 40 में से कितने क्वेश्चन को सही किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अंतिम समय की तैयारी चल रही है, ये समय आप लोगों ने अच्छे से यूज़ कर लिया। इस समय आप लोग इधर उधर नहीं बैठ के अपने फोकस रखा पढ़ाई पे, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। टेस्ट निकल गया तो समझो जॉब मिल गई। ठीक है, क्योंकि दोस्तों फिजिकल में कुछ है नहीं, फिजिकल तो आप लोग पैदल चल के भी मार दोगे उस रेस के लिए, आराम आराम से ही, धीमे धीमे, है ना। तो फिजिकल कुछ नहीं है, टेस्ट निकल जाए बस आपका। मुझे बहुत खुशी होगी, मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ। तो आप लोगों, मेरा उद्देश्य यही है कि आप लोगों के लिए जॉब मिले, अच्छी वर्दी आप लोग अपने लिए तैयार करें। तो बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जो व्यर्थ की बातें करता है, उसके लिए दोस्तों हम वाचाल बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? वाचाल। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, पापी में कौन सा विशेषण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। संख्यावाचक, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक या फिर प्रमाणवाचक विशेषण। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा पापी में कौन सा विशेषण होगा, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, गुणवाचक। पापी क्या है दोस्तों, ये गुण के अंतर्गत आ जाता है, गुण बताया जाता है। ठीक है, राम बहुत पापी लड़का है, तो इस प्रकार से तो क्या बताया जा रहा है, गुण बताया जा रहा है। तो गुणवाचक विशेषण यहाँ पर हमारा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। गुण दोस्तों विशेषण जो होते हैं वो दोस्तों हमारे 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और दोस्तों सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, 4 प्रकार के हमारे दोस्तों विशेषण होते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विशेषण कौन सा हो जाएगा दोस्तों, गुणवाचक विशेषण। ठीक है दोस्तों, गुणवाचक विशेषण क्या होता है, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के रंग, आकार, अवस्था, भाव, गुण, दोष, दिशा, स्वभाव आदि का बोध हो, वही हमारे गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे काला हो गया, पीला हो गया, गोरा हो गया, है ना, सुंदर हो गया, भीतर हो गया, गोल हो गया, लंबा हो गया, यहाँ पर पापी हो गया, इस प्रकार से। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट। जो कठिनाई से मिलता है के लिए दोस्तों एक शब्द चुनना है हमें, शब्द समूह के लिए एक शब्द बताना है। क्वेश्चन नंबर 21, जो कठिनाई से मिलता है, इसके लिए दोस्तों हमें एक शब्द बताना है। दुर्गम, दुर्लभ, अगम या फिर सुलभ। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए जो कठिनाई से मिलता है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, दुर्लभ। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए, दुर्लभ। जो दोस्तों कठिनाई से मिलता है उसके लिए क्या बोलते हैं, दुर्लभ बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, दुर्लभ। ठीक है दोस्तों, जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए दोस्तों हम दुर्लभ बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, दुर्गम का जो मतलब होता है, दुर्गम का अर्थ होता है दोस्तों, दुर्गम का अर्थ क्या होता है, दुर्गम का अर्थ होता है दोस्तों जहाँ पहुँचना कठिन होता है, वहाँ इसको दोस्तों दुर्गम बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगम का अर्थ होता है दोस्तों, अगम का अर्थ होता है दोस्तों अगम्य। ठीक है दोस्तों, ना जानने योग्य। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर असुलभ का अर्थ होता है दोस्तों सहज में मिलने वाला। इसका दोस्तों सुलभ का ये अर्थ होता है, इसको भी आप याद रखिएगा, तीनों को बता दिया मैंने। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, अनिल अनल का सही अर्थ वाला युग्म है दोस्तों। अनिल और दोस्तों अनल का सही अर्थ वाला युग्म कौन सा है। वायु अग्नि, अग्नि वायु, हवा वायु या फिर हवा पानी या फिर आग और पानी। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपका उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अनिल अनल का अर्थ पूछा है दोस्तों, ठीक है, अनिल अनल का। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों,
अनिल, अनिल का मतलब वायु, वायु और अग्नि। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, वायु और अग्नि। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये हमारे इनका सही अर्थ ये प्रदान कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अनल हमारा आग का पर्यायवाची होता है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, पराजय में उपसर्ग है। पराजय में दोस्तों कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग दोस्तों जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़ करके, आदि मतलब पहले, ठीक है दोस्तों, आदि में जुड़ करके शब्द का अर्थ परिवर्तित करते हैं, वही दोस्तों हमारे उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहलाते हैं? उपसर्ग। तो यहाँ पर हमसे पूछा है पराजय में कौन सा उपसर्ग है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, परा। ठीक है दोस्तों, जय में क्या जुड़ा हुआ है? परा उपसर्ग जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, परा जय, तो इस प्रकार से बनेगा हमारा पराजय। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पराजय। ठीक है, पराजय में कौन सा उपसर्ग है? परा उपसर्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, लिखावट में प्रत्यय है। यहाँ पर दोस्तों प्रत्यय पूछा है। प्रत्यय दोस्तों वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के पीछे जुड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रत्यय वे शब्दांश जो शब्द के पीछे जुड़ करके शब्द का अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, वही दोस्तों हमारे प्रत्यय कहलाते हैं। तो लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? अट प्रत्यय है, वट प्रत्यय है, अवट या फिर आवट? बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, आवट। ठीक है दोस्तों, लिखावट में आवट प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, महोत्सव का संधि विच्छेद है दोस्तों। महोत्सव का संधि विच्छेद पूछा है दोस्तों, इनमें से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है महोधन उत्सव, ऑप्शन बी है महाधन उत्सव, ऑप्शन सी है महीधन उत्सव, या ऑप्शन डी है माधन उत्सव। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? महोत्सव का संधि विच्छेद दोस्तों क्या होगा? तो दोस्तों इसका जब संधि विच्छेद करेंगे महोत्सव का, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? महाधन उत्सव। क्या हो जाएगा दोस्तों? महाधन उत्सव। यहाँ से हमारा आ निकल रहा है, जहाँ से संधि टूट रही है, और दोस्तों यहाँ से हमारा ऊ निकल रहा है, तो क्या बन जाएगा दोस्तों? हमारा मिल करके दोस्तों अ बन रहा है, महोत्सव। तो दोस्तों ये हमारी गुण संधि का उदाहरण है। किसका है दोस्तों? गुण संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पर हमसे कौन सा पूछा है? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, महाधन उत्सव। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, मैं घर जाना था। वाक्य में अशुद्ध अंश कौन सा है? वाक्य में दोस्तों अशुद्ध अंश पूछा है। मैंने घर जाना था, ये है दोस्तों वाक्य, मैंने घर जाना था। बताइए इसमें कौन सा अंश अशुद्ध है? मैंने है, घर है, जाना है, या फिर था है? बताइए इनमें से कौन सा अंश जो है अशुद्ध है? मैंने, घर, जाना या फिर था? बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन इनमें से सही हो जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने घर जाना था। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, मैंने। ठीक है, मैंने जो है दोस्तों ये आपका क्या है? अशुद्ध है। ठीक है दोस्तों, क्या है? अशुद्ध। क्योंकि इस अगर जब हम इसका शुद्ध वाक्य बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? मुझे घर जाना था। ठीक है, तो इसमें मैंने जो है अशुद्ध अंश है। ठीक है दोस्तों, इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? मुझे घर जाना था। मैंने की जगह मुझे होना चाहिए था। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, मैंने जो है ये हमारा अशुद्ध अंश है वाक्य में। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, देशभक्ति में समास है। देशभक्ति में समास दोस्तों कौन सा है? अभी हमने देश प्रेम डिस्कस किया था, अब देशभक्ति है। द्वंद्व समास, द्विगु, तत्पुरुष या फिर अव्ययभाव। अव्ययभाव समास में दोस्तों क्या होता है? पहला पद अव्यय होता है और पहला पद ही प्रधान होता है। ठीक है, तत्पुरुष समास में हमारा उत्तर पद प्रधान होता है। द्विगु समास में दोस्तों हमारा पहला पद संख्यावाचक होता है, और द्वंद्व समास में दोस्तों हमारा दोनों पद प्रधान होते हैं। और बहुब्रीहि समास में दोस्तों कोई भी पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं, वही हमारा बहुब्रीहि होता है। तो यहाँ पर हमारा देशभक्ति में कौन सा समास हो जाएगा? तो यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा दोस्तों, देश के लिए भक्ति। ठीक है, देशभक्ति में दोस्तों कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है? वाच्य पूछा है दोस्तों हमसे, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, क्रियावाच्य या फिर कृतवाच्य है? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? पुस्तक पढ़ी जाती है कौन सा वाच्य हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, सॉरी कौन सा? पहला ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा?
ऑप्शन ए क्या है दोस्तों, इसमें कर्म वाच्य है। ठीक है दोस्तों, वाक्य में दोस्तों कर्म वाच्य है, क्योंकि दोस्तों इस वाक्य में पुस्तक पढ़ने के कर्म का बोध हो रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कर्म वाच्य हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कर्म वाच्य, कर्म वाच्य। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, कर्म वाच्य। ठीक है दोस्तों, कैसा है, कर्म वाच्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, कमायनी के रचनाकार हैं दोस्तों। कमायनी के रचनाकार पूछिए हमसे, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर महादेवी वर्मा। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कामायनी के रचनाकार कौन है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, कामायनी किनकी रचना है, तो दोस्तों ये जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है दोस्तों, सुमित्रा नंदन पंत की दोस्तों हमारी कौन सी है, युगांत। कौन सी है दोस्तों, युगांत, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अभी ऊपर डिस्कस की थी हमने। ठीक है, और दूसरी है हमारी दोस्तों अनामिका। कौन सी है दोस्तों, अनामिका, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, अनामिका। और दोस्तों महादेव वर्मा की आप लोग याद रखिएगा, कौन सी, पथ के साथी। ठीक है दोस्तों, कौन सी, पथ के साथी, ये इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, कामायनी दोस्तों जयशंकर प्रसाद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, गोदान किसका उपन्यास है। गोदान दोस्तों किसका उपन्यास है, यशपाल, प्रेमचंद, भीष्म साहनी या फिर अमरकांत। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों गोदान जो है दोस्तों ये हमारी प्रेमचंद की प्रसिद्ध रचना है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद। ठीक है दोस्तों, किसकी है, मुंशी प्रेमचंद की। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है। बीजक दोस्तों किसकी रचनाओं का संग्रह है, कबीर, जयसी, सूरदास या फिर तुलसीदास। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों बीजक जो है ये दोस्तों कबीरदास जी का रचना संग्रह है। ठीक है दोस्तों, बीजक किसकी है दोस्तों, कबीरदास जी की। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। जायसी की दोस्तों पद्मावत है, सूरदास की दोस्तों सुरसावली है, और दोस्तों तुलसीदास का रामचरितमानस है। ये भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा बीजक पूछा है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, अंधेर नगरी नाटक की रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर भीष्म साहनी। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों एक भैया ने कमेंट किया था कि सर साहित्य के क्वेश्चंस कराइए, तो इसमें मैंने दोस्तों क्वेश्चंस की संख्या बढ़ा दी है। ठीक है, साहित्य की। तो यहाँ पर दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अंधेर नगरी नाटक की रचयिता कौन है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र दोस्तों आपके अंधेर नगरी नाटक के रचयिता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद की अभी हमने डिस्कस किया था, कामायनी। ठीक है दोस्तों, मोहन राकेश का दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, आधे अधूरे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आधे अधूरे, मोहन राकेश की। और दोस्तों भीष्म साहनी की एक है तमस। भीष्म साहनी की बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है तमस, इसको आप याद रखिएगा, तमस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना राम नाम का मरम है आना। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना राम नाम का मरम है आना, किस रचनाकार की पंक्तियां हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तुलसीदास, कबीरदास, केशवदास या फिर सूरदास। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। ये जो पंक्तियां हैं दोस्तों ये कबीरदास की हैं। किसकी हैं दोस्तों, कबीरदास की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना राम नाम का मरम है आना। ठीक है, ये जो पंक्तियां हैं ये दोस्तों कबीरदास की हैं। ठीक है, तो ई बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, हिंदी का पहला पत्र है। तो दोस्तों ये रिपीट हो गया है। तो दोस्तों हिंदी का जो पहला पत्र है वो दोस्तों आपका उद्दंड मार्तंड है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये साप्ताहिक पत्र है, इसको आप याद रखिएगा, जिसका प्रकाशन दोस्तों सर्वप्रथम 30 मई 1966 में हुआ था, ये आप याद रखिएगा। इसके दोस्तों प्रथम संपादक जो थे वो पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। ठीक है दोस्तों, पंडित जुगल किशोर शुक्ल। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, उद्दंत मार्तंड। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है दोस्तों? चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है बताइए? बालमुकुंद गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर श्याम सुंदर दास? बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चिंतामणि दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है, जो कि दोस्तों तीन भागों में संकलित है। ठीक है दोस्तों, जिसका प्रकाशन दोस्तों 1939 में हुआ था। ये भी आप याद रखिएगा, कब हुआ था? 1939 में। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना दोस्तों किस वर्ष हुई थी? 1983, 1903 या फिर 1905 में? बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 के लिए? तो दोस्तों हिंदी के विकास में काशी नागरी प्रचारणी सभा और दोस्तों इंडियन प्रेस का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो 1993 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1893 में। ठीक है दोस्तों, 1893 में हुई थी। ठीक है, माफ़ करना, यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कब हुई थी दोस्तों? 1893 में। इसके दोस्तों संस्थापकों में बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित नारायण मिश्र और दोस्तों ठाकुर शिव कुमार सिंह हैं दोस्तों। इसके तीन संपादक हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है प्रेम सागर किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रेम सागर किसकी रचना है? मुंशी सदा सुखलाल, सदल मिश्र, लल्लू लाल जी या फिर राम प्रसाद निरंजन जी? बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो दोस्तों प्रेम सागर जो है दोस्तों ये लल्लू लाल की रचना है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इनकी 14 रचनाएं बताई जाती हैं जिनमें से प्रेम सागर प्रमुख है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5 या फिर 6? बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल, ऑप्शन नंबर कौन सा? ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। ठीक है दोस्तों, कितने प्रकार हैं? 3। कौन कौन से? आपका हो गया, एक तो हो गई आपकी रूढ़ संख्या, यौगिक संख्या और संज्ञा और दोस्तों योग रूढ़ संज्ञा। ये 3 प्रकार की होती हैं व्युत्पत्ति के आधार पर। ठीक है दोस्तों, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के दोस्तों कितने भेद होते हैं? 3 भेद, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। ठीक है, याद रखिएगा। अर्थ के हिसाब से अगर पूछे तो वो दोस्तों आपके 5 प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और दोस्तों द्रव्यवाचक और दोस्तों समूहवाचक। ठीक है, ये भी आप याद रखिए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 3 प्रकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? प्रत्यय, संज्ञा, क्रिया या फिर सर्वनाम? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो हिंदी के शब्दों का जो लिंग निर्धारण होता है वो दोस्तों क्रिया के हिसाब से होता है। किसके हिसाब से? क्रिया के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हिंदी के शब्दों में लिंग धारण दोस्तों, लिंग निर्धारण जो होता है वो क्रिया के आधार पर होता है। ठीक है, जैसे मैं जा रहा हूँ, क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। मैं जा रही हूँ, क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। तो क्रिया के हिसाब से तो हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 और इस वीडियो का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन नंबर 40 है कारक के कितने भेद होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कारक के कितने भेद होते हैं? 7, 8, 9 या फिर 10? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, 8। क्रिया के दोस्तों 8 कारक होते हैं। कौन कौन से? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और दोस्तों संबोधन कारक। ये हमारे 8 प्रकार होते हैं कारक के। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 8। ठीक है दोस्तों, तो ये थे मोस्ट
40 क्वेश्चंस। वीडियो कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताना। प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन जरूर मेरे इसके लिए, ठीक है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन कराया है, क्वेश्चंस प्लस कॉन्सेप्ट को दोनों को क्लियर किया है। क्लास कैसी रही कमेंट जरूर करना, कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। लाइक जरूर करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें, ठीक है दोस्तों। अंतिम तैयारी के लिए जरूर जुड़े रहिए, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आप लोग बहुत ही अच्छे नंबर गेन करके ज़रूर जाएंगे, मेरा ऐसा विश्वास है, ठीक है दोस्तों। अपने सपनों को साकार कीजिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, जुड़े रहिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों अपने दोस्तों तक वीडियो को ज़रूर पहुँचाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।